हेलो गाइस। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल से देखा होगा कि आज का लेक्चर किस टॉपिक के बारे में है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे मिसाल के तौर पर हमको क्या करना है, इस लेक्चर में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। लेकिन अगर आपको ये सवाल है, अगर आप में से किसी को ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसा कि मैंने पिछली बार मैंने पढ़ाया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये किस लिए लाया गया, इसने क्या क्या काम कर दिया था, मैंने पिछली बार देखा था। लेकिन जब मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स बताए थे, मैंने 2 फीचर्स बताए थे। आपको याद होगा सबसे पहला फीचर जो हमने बोला था, वो बोला था मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। मैंने पिछली बार भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी दे दी थी और हमने बोला था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है ये कनकेव होता है टू द ओरिजिन, ये कनकेव होता है टू द ओरिजिन। अब अगर आपके मन में सवाल है कि सर जी पीपीसी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका स्लोप डाउनवर्ड से क्यों होता है, वाई? सर जी इसका ओरिजिन से कनकेव क्यों, ये ओरिजिन की तरफ कनकेव क्यों होता है, वाई? अगर आपको ये भी सवाल है क्या सर पीपीसी जो है आपने बोला इसका ये कनकेव होता है टू द ओरिजिन, अगर आपको ये सवाल है इज पीपीसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्या पीपीसी कन्वेक्स हो सकता है ओरिजिन की तरफ, और अगर होगा नहीं तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो किस वक्त कन्वेक्स होगा ओरिजिन की तरफ। और दूसरा सवाल अगर आपके मन में है क्या पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन कभी हो सकती है, ये कर्व तो है एक्चुअली, मगर क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है कभी? तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जिस पर ये स्ट्रेट लाइन बनती है? तो अगर आपके मन में ऐसे सवालात है तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं सारी चीजें यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स क्या थे और उन फीचर्स की एक्सप्लेनेशन क्या है। नंबर 1, स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, कनकेव की ओरिजिन की तरफ कनकेव क्यों है, और क्या ओरिजिन की तरफ कभी कन्वेक्स हो सकता है, ऐसा कोई केस है, अगर होगा तो क्यों, और अगर होगा तो कब होगा, क्या पीपीसी हमेशा कर्व होती है या कभी स्ट्रेट लाइन भी होती है। तो ये चीजें अगर आपके मन में सवाल है तो फिर आपको हमारा ये लेक्चर जो है ये पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। और हम उसके बाद ये भी देखेंगे कि सर जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में आपको फर्क अंतर समझना पड़ेगा, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आज का लेक्चर विदाउट एनी इसको क्या बोलते हैं और बकवास स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं फीचर्स पे वापस आता हूं। पिछली बार मैंने बोला था इसका स्लोप क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड्स। तो सर जी कैसे डाउनवर्ड्स है, तो सबसे पहले वो चेक कर लो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों है, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास फीचर्स है ऑफ दिस, ओके। तो सबसे पहला चीज सर इसका स्लोप क्यों डाउनवर्ड्स है। देखिए आपको पता है अगर आपके पास कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी वाई है, हमने एजम्पशन में बोला कि एक रिसोर्स 2 ही प्रोडक्ट्स बनाता है, एक्स और वाई, है ना। और ये जो एक्स और वाई है ना, अगर आप एक क्वांटिटी इंक्रीज करोगे बनाना, एक क्वांटिटी इंक्रीज करोगे बनाना, एट द सेम टाइम हमें दूसरा जो प्रोडक्ट होता है ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरे की प्रोडक्शन कम होती है। इसका मतलब ये हो गया अगर x के जब हमारे पास अगर हम x कंप्लीटली सिंगल सेपरेट, अगर हम x रिसोर्स से सारा x ही बनाएंगे, अगर हम अपना रिसोर्स सारा यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x, लेट सपोज हमारे पास 25 यूनिट्स बनते हैं या कुछ बनते हैं, लेट सपोज 500 यूनिट्स बनते हैं। मान लेते हैं अगर हम अपना रिसोर्स कंप्लीटली यूटिलाइज करेंगे y को बनाने के लिए, लेट सपोज 25 यूनिट्स बनते हैं y के। अब देख लो कैसे होता है। मान लेते हैं यहां से x यूनिट्स हम करेंगे प्लॉट, यहां से y कमोडिटी प्लॉट करेंगे। अब आपको पता है जब आपका x कोई नहीं बनेगा, x इक्वल टू 0, जब आपका x 0 होगा, आपको y कितने बनेंगे, y आपको 25 बनेंगे। दैट मींस आप सारे के सारे y ही बना रहे हो। और जब आपके y 0 है या y कुछ नहीं बना रहे हो, खाली x बना रहे हो, तब कितना बनेगा 500। ये 2 पॉइंट्स बन गए। अब देख लो जितना जितना अब ये पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। लेट सपोज मैं दूसरा कलर भी यूज कर लेता हूं यहां पे। अब देखो जितना जितना अब अभी यहां तक पहुंचे हम, इस पॉइंट पर आ जाओ। इस पॉइंट पर हमने खाली y कमोडिटी के 25 यूनिट्स बना लिए हैं, ये 25 है ना। अब देख लो
अब जितना जितना हम यहां से चलेंगे, याद यानी जितना जितना हम x की क्वांटिटीज ज्यादा ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर ये 25 था, जब 0 25, इसका मतलब 0 25 था। अब अगर हमने x के 2 यूनिट्स बना लिए, कितने मान लेते हैं, या 100 यूनिट्स बना लिए, मान लेते अगर हमने x के 100 यूनिट्स बना दिए, मान लेते अब y 25 नहीं, अब y 23 ही यूनिट्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब कुछ रिसोर्स तो x को यूज करने में लग गया ना, x को बनाने में तो लग गया ना, तो अब इसका मतलब अब y उतने नहीं बन सकते जितने इससे पहले बन रहे थे। इसका मतलब अब y इतना ही बनेगा जब आपका 100 था, ये तो 100 पे कम हो गया। अब अगर आप और 200 बनाओगे, अब इंक्रीज करोगे आप x की प्रोडक्शन, इसका मतलब y की प्रोडक्शन और डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज वो 18 पहुंच गया, तो इसका मतलब वो इधर तक आ जाएगा 200 के वक्त। इसी तरह अब अगर आप 300 और बढ़ाओगे x की प्रोडक्शन, y की प्रोडक्शन और कम हो जाएगी। इसीलिए इसका जो ये होता है स्लोप, ये डाउनवर्ड्स की तरफ होता है। नंबर 1, सर जी नंबर 1 समझ आ गया, आपका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, नंबर 1 समझ आ गया। चलो बेटा इसके बाद देख लेते हैं। देखिए अगर हम इधर दो क्वांटिटीज को देखेंगे x और y, मैंने आपको बोला जितनी आप x की क्वांटिटीज को बढ़ाते हो उतना आपको y जो है ना y की क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट y सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी को बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलता है आप कितनी क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस करते हो। ठीक है, आप अपनी कितनी क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस करते हो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, एक्स बनाने के लिए आप y के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला चीज हमारा जो स्टेप होगा वो यही होगा कि बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नंबर 1, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो क्या होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले उसी को देख लेते हैं, उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस आपके आंसर करूंगा कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ये मैंने तो अभी समझाया। ठीक है, ये तो आपको समझ आया होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद ये क्लियर है, सर जी ये क्लियर आ गया समझ, दिस इज क्लियर, बट पीपीसी जो है ये कनकेव क्यों होता है ओरिजिन की तरफ, इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा जब मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाऊंगा या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर पढ़ाऊंगा। सर जी क्या कभी पीपीसी कन्वेक्स भी होता है टू द ओरिजिन? तो आंसर अभी बता देता हूं, अगर आपको आंसर पता है तब तक आप लिखिए कमेंट सेक्शन में सर क्या हो सकता है ऐसे, और अगर हो सकता है तो ये भी लिखो कि कब होता है। सर जी क्या पीपीसी जो है क्या कभी ये स्ट्रेट लाइन भी होती है कि नहीं, अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्यों मैं अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छे से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे चलिए बेटा, देखिए सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? देखिए हमें पता है रिसोर्स जो होता है ना, रिसोर्स, तो यहां पे हम रिसोर्स लिखते हैं। सबसे पहले हमें पता है बेटा रिसोर्स जो होता है इसके बहुत सारे यूज होते हैं, यानी कि एक ही बहुत सारी चीजों से, एक ही रिसोर्स से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है। अब इसका मतलब ये रिसोर्स हमारा प्रोडक्ट एक्स भी बनाएगा, यही रिसोर्स हमारा प्रोडक्ट वाई भी बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया अगर आप एक्स बनाना, अगर आप एक्स बनाना क्या उसको बोलते हो, बनाओगे, एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करोगे, एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करोगे बनाना, तो इसका मतलब वाई की क्वांटिटीज डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इसका मतलब वाई की क्वांटिटीज डिक्रीज हो जाएगी। अब मुझे बताओ आपने एक्स को बनाने के लिए इंक्रीज, एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करने के लिए आपने वाई की क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस किया कि नहीं? आपको ये नहीं बन रहे ना, अब इसका मतलब आपने ये सेक्रीफाइस किया किसके लिए? एक्स की एडिशनल क्वांटिटीज बनाने के लिए। तो इसी का मतलब ये जो जितना आपने ये सेक्रीफाइस किया यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहां पे लिखा है मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप और सरेंडर्ड। आपने कितना, जो अपॉर्चुनिटी आपको थी आपने कितनी वो सरेंडर की, उसका जितना भी कॉस्ट बनता है ना वो आपका क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये बात समझ लेने की यहां पे जरूरत है कि भाई क्या बात यही कि जितना आप एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देते हो उतना आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस क्वांटिटी का बढ़ जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बढ़ जाता है? बिकॉज देखिए जितना आप एक्स को इंक्रीज करोगे बनाना
उतना y आपका डिक्रीज हो जाएगा बनना। इसका मतलब जब y डिक्रीज होगा मगर आपकी सेक्रीफाइसेस बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? आपकी सेक्रीफाइसेस बढ़ जाएगी। जब आपकी सेक्रीफाइसेस बढ़ जाएगी आप ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे, और जब आप ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है, आप जितनी क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस करते हो उनका कॉस्ट कितना है वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहां पे एग्जांपल ली है लैंड की, ठीक है, लैंड से हम वीट भी बना सकते हैं, लैंड से हम राइस भी बना सकते हैं, है ना। अब लेकिन अगर आपने सारे लैंड को वीट बनाने पे छोड़ दिया तो राइस तो कुछ नहीं बनेगा, है ना। अब मान लेते हैं जितना जितना आपने वीट की क्वांटिटीज को बढ़ाया, आप राइस की क्वांटिटीज तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि लैंड तो एक ही है, लैंड से वीट भी बनता है, राइस भी बनता है। अगर आप वीट की क्वांटिटीज को इंक्रीज कर रहे हो, राइस तो घट जाएगा ना, है ना, राइस तो घट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट। इस वीट को का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? वीट बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगा कि आपको राइस की क्वांटिटीज कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, आपको राइस की क्वांटिटीज कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। जिसमें अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। सर ये बात समझ नहीं आ रही है, एग्जांपल से समझाइए। मान लीजिए सबसे पहले एक्स यहां पे लिखेंगे, वाई यहां पे लिखते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास x जब 0 यूनिट्स थे, मान लेते हैं हमारे पास जब x 0 यूनिट्स है तब हमारे पास लेट सपोज ये 500 बनते हैं, या लेट सपोज ये 25 बन लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से सुन लेना, आज के बाद आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। मान लेते हैं जब ये लेट सपोज 100 यूनिट्स आ गए इसके, लेट सपोज ये 23 ही रह गया। अब जितना जितना हम नीचे चलेंगे दैट मींस x की क्वांटिटीज इंक्रीज करो, y की क्वांटिटीज डिक्रीज, मिसाल के तौर पर 18 बन गया। अब और इंक्रीज करो, x 300 रखा, लेट सपोज ये हो गया डिक्रीज टू लेट सपोज 15। अब और इंक्रीज करो 400, लेट सपोज ये हो गया डिक्रीज टू 8। अब और इंक्रीज करो 500, तो अब y कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं, मैंने एग्जांपल दी, देखो अब हो क्या रहा, जितना जितना आप x बढ़ा रहे हो उतना उतना y घट रहा है। इसका मतलब y घटने का मतलब ये होता है आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप ज्यादा सेक्रीफाइस। मान लेते हैं हम इस कंडीशन को लेते हैं, जब आपको 100 बनाने हैं, देखो पहले कितने थे 0, y कितने बन रहे थे 25, अब कितने आप बना रहे हो, अब आप बन रहे हो 100 बनाने के लिए आप कितने वाइज को सेक्रीफाइस कर रहे हो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने क्वांटिटीज ऑफ वाई है, 2 क्वांटिटीज ऑफ वाई, सो 2 क्वांटिटीज, सो 2 आप कैसे कह सकते हो 2 पीसेस ऑफ वाई, आपका यहां पे क्या बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरह अगर आप 200 को आप कंसीडर कर रहे हो, मान लेते हैं आप 100 से 200 तक पहुंच गए, आपको कितना डिक्रीज हो गया, 23 से 18 पहुंच गया, दैट मींस आपको 5 और सेक्रीफाइस करना पड़ा, है ना। तो अब मान लेते हैं 0 से लेकर पहले से लेकर इधर तक आपको टोटल में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। देखो पहले 25 था, 25 से 18 तक कितने डिफरेंस है, आपके पास 7 डिफरेंस है, हम लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7 है। अब दूसरा होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यही डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको टोटल कॉस्ट बताएगा कि आपको मिसाल के तौर पर आपने क्या किया काम, आप इसको अच्छे से समझ लेना, मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं। आपने क्या किया काम, मिसाल के तौर पर ये 0 और 25 था, आपने बोला चलो भाई और 100 यूनिट्स बढ़ाते हैं x के, है ना, तो ये बन गया अब 23 ही कम हो गया। अब बताओ 200 था, अब ये और कम हो गया, कितना हो गया कम, आपके पास बेटा आप कह सकते हो ये लेट सपोज 18 ही रह गया। मान लेते हैं आपने x को और इंक्रीज किया बाय 300, y डिक्रीज हो जाएगा ना, लेट सपोज 15। इधर से इधर तक आप टोटल में देखते हो y कितना सेक्रीफाइस हो गया। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है, आप टोटल में देखोगे सेक्रीफाइस इधर तक पहुंचने में कितना हो गया। देखो सेक्रीफाइस कितना हो गया, तो हमारे पास यूनिट्स 25 थे y के, लेकिन अब कितने बच गए 15, इसका मतलब 10 को हमने सेक्रीफाइस किया, तो इसका मतलब 10 क्वांटिटीज ऑफ y आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। 10 क्वांटिटीज ऑफ y आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब होता है दूसरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। एमओसी को हो या इसको कहो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर जी ये क्या होता है, ये होता है अगर आपने एडिशनल कोई क्वांटिटी x की बनाई, कोई एडिशनल क्वांटिटी बनाई, उस एडिशनल क्वांटिटी की वजह से कितना सेक्रीफाइस बढ़ गया या कितना आपका वाई घट गया, ठीक है, वही आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उस एक की वजह से आपका सेक्रीफाइस कितना हो रहा है। तो मान लेते हैं मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए।
अगर ये मेरे पास इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास था 0x और यहाँ पे बन रहा था 25y। अब देखो मान लेते हैं हमने 100 इंक्रीज किया, यहाँ पे y कितना रह गया, अब 2 कम हो गए, तो इसका मतलब एक क्वांटिटी 100 यूनिट्स को इंक्रीज करने में आपको कितने बन रहे हैं, आपको इसका मतलब लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 200 अगर हम और इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे लेट्स सपोज 18 आता, लेट्स सपोज अगर और इंक्रीज करते मान लेते 15। देखो अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा ना वो टोटल में निकाला जाएगा, टोटल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। अगर मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखूंगा ना वो क्या होगा, देखो 200 को और एक 100 क्वांटिटी, देखो x की क्वांटिटीज यहाँ पे 200 है, अगर हम और 100 बना रहे हैं उस 100 की वजह से, उस 100 की वजह से कितना सेक्रीफाइस हो रहा है हमारा y, वो 3 हो रहा है, तो इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो 3 होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मार्जिनल में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में थोड़ी डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है, मार्जिनल हमें ये बताएगा कि जो भी आप एडिशनल क्वांटिटीज लाओगे उसमें आपको कितना सेक्रीफाइस हो जाएगा दूसरी क्वांटिटी का, वो आपको बताएगा मार्जिनल, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बताएगा ओवरऑल कितना सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर है। देखिए अब आपके पास पीपीसी थी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थी, है ना, ये पीपीसी थी आपके पास। अब देख लीजिए ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है एक्चुअली। देखिए अब मान लेते हैं आप यहां पर हो, आप अभी इस पॉइंट पे हो, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर आपका क्वांटिटी एक्स के है लेट्स सपोज 20, और इस पॉइंट पर आपके वाई क्वांटिटी जो बन रही है ना लेट्स सपोज वो बन रही है 50 लेट्स सपोज। अब आपने क्या किया, एक्स क्वांटिटी को इंक्रीज किया अप टू लेट्स सपोज यहाँ पे 30 बन गया, ये 30 तक आ गया। अब आपको पता है यहां से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा ना, आपको जो वाई की क्वांटिटीज है लेट्स सपोज वो 35 बन गया यहां पर इस पॉइंट पर। बताओ आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैंने पिछली बार भी बताया था, आपको देखना है y कितना डिक्रीज हो गया, y कितना डिक्रीज हो गया, 50 में से 35 काट लो, क्योंकि 50 तो इधर था, इधर 35 बन गया, डिक्रीज कितने अमाउंट से हो गया आपका y हो गया बाय 15 अमाउंट्स डिक्रीज। अब लेकिन x तो इंक्रीज हो गया है, x कितना इंक्रीज हो गया, 20 से 30, दैट मींस 10 इंक्रीज हो गया, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें यह बताता है आपके x इंक्रीज करने से, आपका x इंक्रीज करने से y कितना डिक्रीज हो रहा है, वो आपको कौन बता रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1000 बार अगर बोलोगे यही स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये समराइज करके अब यही सुन लो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सर क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है, क्या बोलता है, ये आपको ये बताएगा x को इंक्रीज करने से, व्हेन यू विल इंक्रीज द x, what is the effect या how much y gets decreased, at which rate this y decreases, that is your marginal rate of transformation। अगेन बोलता हूं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है, x को इंक्रीज, x की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से आपका y कैसे डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, वही आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपने इसकी डेफिनेशन जो है पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा है, पिछले इसको क्या बोलते हैं लेक्चर्स में, वो क्या मैंने बोला था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट्स इक्वल टू increase in the output of y, increase in the output of y divided by decrease, सॉरी गलत हो गया, यहां पे आता है डिक्रीज, यहां पे आ जाएगा डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ y, यहां पे ओपी अपॉर्चुनिटी ने आउटपुट ऑफ x। आपको x इंक्रीज करने से, नीचे है ना x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज करने से y कितना डिक्रीज हो रहा है, वही आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन मत है यहां तक, तो इसका मतलब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। देखिए अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ला रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देखेंगे अभी वीडियो में, आप जस्ट सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद आप खुद भी एक बार सुन लीजिए, फिर खुद से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसीलिए यहां पे क्वेश्चन लाया है। देखिए बताता है आपके पास, आप साइंस स्ट्रीम के हो, देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, मैं जो हूं मैं साइंस स्ट्रीम का बंदा हूं, ठीक है, सपोज आपने साइंस स्ट्रीम को चूज किया। अब लेकिन
आपने चूज तो साइंस को किया, लेकिन आपके पास ऑप्शन आर्ट्स भी था, आपके पास ऑप्शन कॉमर्स का भी था। अगर आपको लेट सपोज आर्ट्स चूज करते, कल को आप कैरियर में लेट सपोज 3 लाख कमाते पर एनम। अगर आपने कॉमर्स को पकड़ा होता, आपने 4 लाख को क्या मतलब 4 लाख कल आपको इनकम होती। इसका मतलब हमने लिया क्या, मगर साइंस लिया। बताओ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग साइंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ चूजिंग साइंस। अब देखो, अब आप 3 लाख भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, 4 लाख भी सेक्रीफाइस कर रहे हो ना। देखो आपने जब साइंस को पकड़ा, अब मत आपको आर्ट्स वाली जॉब मिलेगी 3 लाख वाली, अब मत आपको कॉमर्स वाली जॉब मिलेगी 4 लाख वाली। इसका मतलब ये आपने सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन सर जी हम कौन सा वाला सेक्रीफाइस मान लेते हैं यहाँ पे तो आर्ट्स का भी मान लेते हैं, कॉमर्स का भी आता है। अब क्या इन दोनों का ऐड करेंगे? नहीं, हमें 7 लाख नुकसान नहीं हो गए, क्योंकि एट अ टाइम आपको एक ही जॉब लेनी है। आप दोनों आर्ट्स और कॉमर्स नहीं ले सकते हो ना एक ही साथ। आपको दोनों में से आप वो चूज करना है जो बेस्ट है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन है आपके लिए? 3 लाख है कि 4 लाख है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता। मेरे लिए तो 4 लाख बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है ना, मैं उसी का कॉस्ट देखता हूं कि मेरा सेक्रीफाइस इतना होना था। इसका मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा 4 लाख, 3 लाख नहीं आ जाएगा। क्योंकि 3 लाख कौन पकड़ेगा? अरे भाई मेरे पास 3 लाख की पोस्ट है, मेरे पास 4 लाख की पोस्ट है, मैं किसको तरजीह दूंगा? मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? मैं तो 4 लाख की दूंगा। इसका मतलब मेरा नुकसान कितना हो गया, सेक्रीफाइस मेरा कितना हो गया साइंस को पकड़ने में, साइंस को चूज करने में मेरा नुकसान बन रहा है। मेरा सेक्रीफाइस आप समझ लीजिए, सेक्रीफाइस बलिदान मेरा 4 लाख का हो रहा है। तो यही बलिदान जो है, सेक्रीफाइस जो है, यही बलिदान आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। आई होप मैं क्लियर हूं इस बारे में। क्लियर है? तो आप इसका मतलब आपको जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं लाइफ में, आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स चूज करते हो। यहां पर भी वही बताता है ये। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम अब। अच्छा जी, देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लाया है जिससे मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने की कोशिश की है। देखिए मान लेते हैं यहां पे प्रोडक्शन y की x की 0 हो रही है। जब x की प्रोडक्शन 0 हो रही है, y बन रहा है 10,000। अब देख लो, अब मैंने x की क्वांटिटीज को इंक्रीज किया। अब मैंने शाबाश, अब मैंने क्या किया? x की क्वांटिटीज को इंक्रीज किया। इसका मतलब सर जी अब इंक्रीज ऐसे हो गया ना, इंक्रीज। सर जी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने से बताओ y की क्वांटिटीज क्या हो गई? डिक्रीज। बताओ कितनी डिक्रीज हो गई? डिक्रीज हो गई बाय 1000। डिक्रीज होगी ना बाय 1000। पहले 10,000 थे पहले, अब नाउ 9,000 है। बताओ एक यूनिट x बनाने के लिए, एक x का एक यूनिट बनाने के लिए मेरा फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बनेगा? डिफरेंस कितना है? मैंने कितना गवा दिया, नुकसान यानी सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1000 यूनिट्स ऑफ y, वही इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अब जरा यहां पर देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद आ जाओ नीचे वाले पे। नीचे वाले में अब मैं और एक यूनिट बढ़ा रहा हूं, यानी 2 को, इसको और बढ़ा रहे। उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है? मुझे उसकी वजह से 9,000 से 7,500 ही आप वाई बन रहे हैं। इसका मतलब 1500 नुकसान हो गया ना। तो 1500 आपका क्या होगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। इसी तरह नीचे जाओ, अगर मैंने और एक इंक्रीज किया, उसकी वजह से मुझे कितना डिक्रीज हो रहा है? और 2000 मेरा डिक्रीज। इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा यानी सेक्रीफाइस हो गया, बलिदान दिया मैंने। x का एक यूनिट बढ़ाने से मेरा y यूनिट कितना घट गया? ठीक, जो कितना घट गया है वही आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आई होप मैं क्लियर हूं कि जो भी मैंने ये चीजें बोली वो आपने अच्छे से समझी होगी। लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा हूं, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अच्छे से समझाऊंगा नहीं। सारी चीजों को क्लियर करना है बेटा। चलो जी बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा बताता हूं। लेट सपोज हमने एक डेटा पढ़ा था जो हमने इसी स्लाइड्स में पढ़े थे पहले लेक्चर में। हमने देखा था अगर x क्वांटिटी और y क्वांटिटी को, जैसे मिसाल मैं पकड़ूंगा यहाँ पे x क्वांटिटी और y क्वांटिटी को, हम देखते हैं उसका शेड्यूल क्या था। लेट सपोज बनाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। हमने देखा था कि लेट सपोज x यहां पे लिखते हैं, y यहां पे लिखते हैं। x की क्वांटिटीज को अगर हमने 0 प्रोड्यूस किया, कुछ नहीं बनाया, y 25 बन रहा था। x की क्वांटिटीज को मैंने अब 100 बना दिया, अब कितना y बन रहा है? y कम हो जाएगा, लेट सपोज 23 बन गया। अब मैंने x की क्वांटिटीज को और इंक्रीज किया 200, y कितना अब घट जाएगा, क्योंकि अब रिसोर्स तो उतनी है ना, रिसोर्स से ही बनता है ये। जब x बड़ा होगी तो y घटेगा ना। तो इसका मतलब लेट सपोज ये 20 बन रहा है। अब x को और इंक्रीज किया बाय 100, अब ये और घटेगा, लेट सपोज 15 बन गया।
ठीक है, लेट सपोज ये 20 से कितना बन गया, 15 बन गया। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे एमसीक्यूज आते हैं। लेट सपोज अब और एक 100 बढ़ गया, अब ये कितना बन गया, 8 डिक्रीज हो जाएगा ना y, अब और 100 हमने इंक्रीज किया, अब y कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया आपको 500 क्वांटिटीज बनते हैं x के, अगर आप सारे रिसोर्सेज x पर यूटिलाइज करोगे, x को बनाने पर यूटिलाइज करोगे, आपको y के 25 यूनिट्स बनते हैं, 25 प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज किस पर खर्च करोगे, y को बनाने पर। सर जी समझ आ गया, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चंस पहले बोले थे सर जी, क्या सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है। मैंने आपको बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा क्या होती है, कनकेव टू द ओरिजिन, बोला ना सर जी। उसका रीजन क्या है, सुन लो, देखो क्या रीजन है। देखो आपके पास x क्वांटिटी है, आपके पास y क्वांटिटी है ना, जितना आप x को इंक्रीज कर रहे हो, जितना आप x को इंक्रीज कर रहे हो, उतना आपका y की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, और जितना आपको y की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, उतना आपका सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ रहा है, और जितना आपका सेक्रीफाइस बढ़ रहा है, उतना आपको क्या हो जाएगा बेटा, उतना आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में होगा द कनकेव the PPC production possibility curve is concave to the origin because of the following reasons, because of the increase in MRT, decrease in MRT, because of let's suppose no change in MRT, none of these। आपको क्या लिखना है, इंक्रीज, है ना। इसका मतलब आपको ये समझ लेना है जो कनकेव नेचर होता है ना, अब मैं अभी वो समझाऊंगा, ये ग्राफ ही मैंने खुद बनाया है, इसको समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। आपको सारा पीडीएफ दूंगा, लेकिन लेक्चर भी देखो, वरना ऐसे क्या समझ आ जाएगा अगर आप मेरी नोट्स लोगे, ठीक है। आपको समझ लेना है, लेक्चर्स में जो बोल रहा हूं इनका वजन है, जो मैं कह रहा हूं ये बातें आप इसको नोट करके रख लीजिए। अब देख लो सर, आपने बोला कनकेव में क्या होता है, कनकेव जब होता है आपका ओरिजिन, इस पीपीसी कर्व का मतलब कनकेव होता है टुवर्ड्स ओरिजिन। क्यों, क्योंकि x बढ़ाने से y घटता है, और जितना y घटेगा उसका मतलब सेक्रीफाइस बढ़ता है हमारा, है ना, बलिदान ज्यादा हो जाता है। जब सेक्रीफाइसेस बढ़ते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता है, और उसी की वजह से आपका क्या आ जाता है, कनकेव आ जाता है। सर जी ये समझ नहीं आया, अब अच्छे से इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, इस ग्राफ पर समझ लेते हैं। चले बेटा अब समझ लेते हैं इसको इस ग्राफ पे, ओके। तो बेटा जी अब अच्छे से सुन लेना, जो मैं बोल रहा हूं ना अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बुक से नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा बुक्स कंसल्ट कर रहा हूं तभी जाके आपके पास ये नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो आपको बस आपको लेक्चर्स देखने हैं, और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो मैंने बहुत सारे बुक्स को कंपाइल करके मटेरियल बनाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आसान है, अब देख लीजिए बेटा। सर जी हमें समझाइए कनकेव क्यों होता है। देखो मैंने यहां पे कनकेव एक बनाई है, यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये वाली कनकेव मैंने लिखा है इसको, कनकेव है टुवर्ड्स द ओरिजिन। मैंने यहां पर ये ब्लैक कलर से, ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये ब्लैक कलर से जो आपको दिख रहा है ये आपको कन्वेक्स है, जाहिर सी बात है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है। लेकिन एक मैंने कांस्टेंट भी बनाई है, मार्जिनल सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जिसमें कांस्टेंट भी है, यानी सॉरी स्ट्रेट लाइन है, सॉरी यानी पीपीसी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ब्लू कलर से दिखाई है। सर जी ये सारे एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कनकेव को एक्सप्लेन करते हैं। हमने यही डेटा लिया है, देखो जब हमारे पास x 0 है y 25 बन रहा है, हो गया ये पॉइंट। जब हमारे पास x 100 है, y कितना है 23, हो गया ये वाला पॉइंट, है ना। तो जब हमारे पास x 200 है, हमारे पास y कितना है 20, फिर इसके बाद x 300 y कितना है 15, फिर इसके बाद x 400 y कितना है 8, अब उसके बाद x 500 तो y तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये जो कर्व बनती है ये आपके पास पीपीसी बनती है, और इसका ओरिजिन क्या, सॉरी हाँ नेचर क्या है, कनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब देख लो, अब मैं इसी डेटा को कन्वेक्स में कन्वर्ट करता हूं। कन्वेक्स में क्या होता है देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने कन्वेक्स इसको बना दिया, अब देख लो डेटा चेंज हो जाएंगे। डेटा कैसे चेंज होते हैं अब देख लो, वो मैं यहां से लिखता हूं, जो भी डेटा चेंज हो गया ना उसको यहां से लिखते हैं। सर जी अब 0 पे कितना आता है, 0 पे तो 25 ही आ जाएगा ना, तो 0 पे x यहां पे लिखो, y यहां पे लिखो, 0 पे 25। सर जी अब आप x 100 लो, x 100 लो, 100 पर कितना अब डिक्रीज हो गया, अब 17 हो गया, है ना। अब देख लो, अब देख लो, अब देख लो, समझ लेना है इस बात को। 200 पर कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक है। अब 300 पर कितना बन रहा है, 6 बन रहा है ना। उसके बाद 400 पर कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। उसके बाद 500 पर 0। अब डेटा कुछ चेंज हुआ कि नहीं,
कमेंट सेक्शन में बताओ, हो गया ना डेटा चेंज। इसका मतलब ये डेटा किसके लिए था? ये कनकेव के लिए था। ये डेटा किसके लिए है? कन्वेक्स के लिए है। अब सर जी ये कन्वेक्स कैसे बन गया और कनकेव कैसे बन गया वो पढ़ लेते हैं। देखो कनकेव कब बनता है। अब इसको थोड़ा एनालाइज, मैंने इसमें लिखा है कंप्लीट एनालिसिस। इसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी करो कि कौन कौन से कंडीशंस होती है, मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है। कभी कभार ये कनकेव होती है, कभी कभार कन्वेक्स होती है, कभी कभार स्ट्रेट लाइन होती है। सारे समझ लो कैसे होता है, ठीक है। अब देख लो सर जी सारा समझ आ गया, चलिए बेटा देख लेते हैं अब क्या समझ आ गया आपको। देखो जब आपने x की क्वांटिटीज 0 से 100 इंक्रीज किया, आप मुझे बताओ आपको y कितना डिक्रीज हो गया, बाय हाउ मच अमाउंट आपको y डिक्रीज हो गया, बाय 2, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2। लेट्स सपोज मैं कोई और कलर यूज करता हूं जो विजिबल होगा, तो यहां पर हाँ चलो ये अब मुझे आप बेटा जी बताओ, जब आप और नीचे चले गए x को और 100 इंक्रीज किया, आपको कितने नुकसान हो गए? आपको अब 3 नुकसान हो गए। बताओ आपको x इंक्रीज अब और 100 हो गया, आपको कितना नुकसान हो गया? 5 नुकसान हो रहा है ना। 20 थे ना, अब 15 बन गए। अब और आपने x को इंक्रीज किया बाय 100, आपको कितना नुकसान हो गया? 15 माइनस 8 इज 7 नुकसान हो गया। अब आपको 5 और 100 इंक्रीज किया, 400 से 500 बनाए, आपको नुकसान कितने हो गए? यानी सेक्रीफाइस कितना किया आपने? 8 के 8 को सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब ये जो आप ये निकाल रहे हैं ना, ये आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप देख लो जितना जितना अभी मैंने बोला था, अभी रीजन बोला था, अब एक्सप्लेन भी किया। सर जी आपने तो बोला सारा बोला। देखो जितना जितना एक्स आपने क्वांटिटी की एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज की, जितना आप एक्स की क्वांटिटीज इंक्रीज की, बताओ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या हुआ बेटा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गया। पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 8 था। इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है। सर जी समझ आ गया। जब आपको एक्स बढ़ाने से, कोई क्वांटिटी बढ़ाने से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है ना, वो आपका कनकेव बना लेता है। उसकी वजह से आपका जो नेचर ऑफ द पॉसिबिलिटी कर्व होता है ना, वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि हमने कनकेव पॉइंट्स के लिए थे, यहां पे हमने समझा दिया। अब देख लो सर कन्वेक्स कब होता है। देखो अब निकालो यहां पर भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए बेटा निकालते हैं। सर जी निकाला समझ आ गया। आपने तो पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया, मैंने सारा इसमें सारे एंगल्स कवर कर लिए। देखो अब बताओ, जब मैंने यहां पे 0 से 100 बना लिए, व्हाट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? शाबाश। कितना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा जी? वो है 25 में से 17। आपने सेक्रीफाइस कितना किया? 2, 3 और 5 हो गए 8 आपने सेक्रीफाइस किया। अब देख लो, अब आप 200 से 300 बना रहे हो, 200 से बेटा जी 300 बना रहे हो। अब 200 से 300 बनाने के लिए यानी 100 और इंक्रीज कर रहे हो एक्स को, है ना। देखो पहले 0 to 100 था, आपको कितना नुकसान हो गया? 8 क्वांटिटीज ऑफ वाई नुकसान हो गए। 25 से 17 बन गया। अब 100 से 200 आ जाओ, आपको कितना नुकसान हो गया? 17 में से 10 काटो तो 7 नुकसान हो गया। अब 200 से 3 से जाओ, 100 इंक्रीज करो क्वांटिटीज ऑफ एक्स में, आपको कितना नुकसान हो रहा है? 10 माइनस 4 तो नुकसान हो गया ना। इससे पहले 10 बन रहे थे वाई, अब 6 ही बन रहे, तो नुकसान 4 का, यानी सेक्रीफाइस 4 का हुआ। अब 300 से 400 जाओ, आपका कितना आपको सेक्रीफाइस हो गया? 6 बन रहे थे, अब 3 ही बन रहे, तो 3 हो गया। अब आ जाओ और अब 400 से 500 आ जाओ, आपको कितना मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ा? 3, क्योंकि 3 इससे पहले बन रहे थे, है ना। आपको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा? 3। आप जरा देख लो, सॉरी आपको सारे आप सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, है ना। आपको कुछ नहीं अब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 माइनस 0 3, आपको सारे सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं ना। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जितना जितना आप एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज कर रहे हो, जितना जितना आप एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज कर रहे हो, आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहां मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भाई ईमानदारी से बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर और देखो ये मैंने प्रॉपर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने खुद से बना है डेटा, ठीक है। एक्चुअली यहां पे होना चाहिए था 2, समझ आ रही है बात? एक्चुअली क्या यहां पे होना चाहिए था 2। अगर यहां पर 2 होता ना, तो यहां पर कितना बनता है? अगर ये 2 होता तो 6 - 2 = 4, फिर यहां पे आ जाता 2,
है ना। तो इसका मतलब बताओ, जितना जितना x बढ़ रहा है उतना उतना मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शाबाश, अब बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जब आपको, अगर आप, क्या ये पॉसिबल है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स हो सकती है? आप बोलोगे हाँ हो सकती है, लेकिन कब? जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है उस वक्त? डिक्रीज हो जाता है जब कन्वेक्स होता है। आपका कनकेव कब होता है? जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होता है। सर दोनों समझ आ गए, और हाँ ये आता है एमसीक्यूज में, ये आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो उसके बाद, सर जी आपने सारा बता दिया, लेकिन आप एक चीज तो बता दीजिए ना, क्या हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी कभी स्ट्रेट लाइन बन जाता है? हाँ स्ट्रेट लाइन भी बन जाता है। सर कब स्ट्रेट लाइन बनता है वो भी तो समझा दीजिए ना। हाँ बेटा देख लो स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके सर जी स्ट्रेट कब बनता है? देख लीजिए, स्ट्रेट तब बनता है, देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, स्ट्रेट के लिए भी देखते हैं, जैसे मिसाल देखते हैं इसके लिए। चलिए आराम से देख लीजिए। देखो आपके पास स्ट्रेट लाइन क्या था, देखो पहले कितना था 0, अब कितना बन गया 25, है ना। अब देख लो, अब आपका 100 क्या है? देखो हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये वाले 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 पॉइंट्स लिख रहे हैं। बताओ जब आपका x 0 था, y बन रहा था 25, है ना। अब बताओ, अब आपका x 100 बन गया, अब आपका y क्या बन रहा है? यहां पर मैं रेड पेन से लिखूंगा, लेट सपोज यहां पर y बन रहा है अब 20। जब आपका x और इंक्रीज हो गया टू 200, आपका y कितना बन रहा है? यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये है अब 15। फिर जब 300 बन रहा है, तो अब कितना बन रहा है? अब ये बन रहा है 10, यहां पर है ना, हम ब्लू लाइन को देख रहे हैं। फिर 400 के वक्त कितना बन रहा है? अब ये 5 बन रहा है, फिर लास्ट में 0। जरा वैल्यूज देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो आराम से, जब आप ऐसे देखोगे ना चीजों को, आप फिर जीके एसएसबी को क्या, आप तो एसएससी को भी क्वालिफाई कर लोगे। 0 to 100, अब 100 के वक्त कितने आपको ये बन रहे हैं y की क्वांटिटीज? आपको 100 के वक्त 20 बन रहा है, 20 लिखो। फिर 200 जब इंक्रीज किया, 200 जब इंक्रीज किया, क्वांटिटीज 15 बन रही है, तो 15 लिखो। फिर जब 300 हो गया, अब क्वांटिटीज 10 बन रही है। अब जब 400 किया, फिर 5 बन रही है। अब जब 500 किया, फिर 0। अब देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। क्या सर जी बताओ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहां लिखते हैं 25। अब 0 से 100 इंक्रीज करने के लिए 25 से कहां तक चला गया? 20, इसका मतलब 5 होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेक्रीफाइस 5 हो गया, बलिदान 5 का हुआ। 20 से 25 और कितना हो गया? 5। 15 से 10 कितना हो गया नुकसान? 5 का। 10 से 5 कितना बलिदान? 5 का। 5 का हमेशा हर जगह नुकसान, दैट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। बेटा जी समझ आ गया, इसका मतलब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हर कॉर्नर को टच किया, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स को कंसल्ट करके आप तक ये मटेरियल पहुंचाया है, एक अच्छे फॉर्म में पहुंचाया है। तो आप सभी अगर यही पीडीएफ देखोगे जो मैं बना रहा हूं, इसको मैं एक बुक की शक्ल में बनाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे मटेरियल्स को कंपाइल करके इसको मैं इसमें डाल रहा हूं, तो आप बस इस पर रिलाई कर सकते हैं। जो भी करना, अगर आप कोई बुक भी पढ़ना चाहते हैं, बुक भी पढ़ लीजिए, लेकिन लेक्चर लेक्चर देखना ना भूले, क्योंकि इसमें मैं वो वाली चीजें बता रहा हूं जो आपको शायद बुक से ना मिले, ठीक है। तो चलिए अब आपने समराइज करना है इन्हीं चीजों को। सर समराइज भी कीजिए ना। देखो समरी, इसका मतलब सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वो यहां पर लिख रहा हूं। देखिए समरी नंबर 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप कहां से होता है? डाउनवर्ड्स। वो मैंने समझा क्यों। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव होती है टू द ऑरिजिन, क्यों? क्योंकि एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है। अब आज से मुझे एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, सर जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव क्यों होती है टू द ऑरिजिन? आंसर आपको पता है। अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, लेट सपोज द पीपीसी इज कनकेव टू द ऑरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमआरटी, डिक्रीज इन एमआरटी, नो चेंज इन एमआरटी और नन ऑफ दीज, आपको लिखना है इंक्रीज इन एमआरटी। कभी कभार आपको पूछ सकता है पीपीटी, पीपीसी। अब ऐसे कोई सवाल पूछेगा, इफ marginal rate of transformation decreases, if marginal rate of transformation decreases, the PPC is convex to the origin, still concave to the origin,
आर वी कैन नॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते यार चौथा होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, या कोई भी ऑप्शन। लेकिन आपको याद रखना है पीपीसी कन्वेक्स कब बनता है, जब आपके पास एमआरटी डिक्रीज होता है। अब पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब बनता है, हाँ जी स्ट्रेट लाइन भी बनता है। कब बनता है स्ट्रेट लाइन, जब आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। और क्या याद रखना है समराइज में, जी हमने सारा कंप्लीट कर दिया। पीपीसी दो आंसर्स को दो आंसर्स देता है। व्हाट टू प्रोड्यूस क्वेश्चन को आंसर कर लेता है, हाउ टू प्रोड्यूस क्वेश्चन को आंसर कर लेता है, मगर 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 पीपीसी फॉर होम टू प्रोड्यूस को आंसर नहीं करता है। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। देखिए मैंने इस चैप्टर के हर के कॉर्नर को मेरी तो कोशिश रही है, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी कोशिश कितनी सक्सेसफुल रही। मैंने कोशिश की कि आप तक मैं हर कोई इंफॉर्मेशन टॉपिक के बारे में पहुंचाऊं, और वो भी अच्छे फॉर्म में और एक्सप्लेन करके बताऊं, हर कोई चीज रीजंस के साथ बताऊं, ऐसे नहीं फैक्ट्स बताऊं बस, कोई रीजन नहीं बताऊं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। अब आपका काम है आप इस पर कितना ट्रस्ट करोगे, आप इस पर कितना रिलाई करोगे। और मेरा वादा है कि अगर आप इकोनॉमिक्स कंटिन्यू देखोगे, आपको पहली बात तो ये कि आपको जितने भी कोर्सेज अभी बाकी जगह हो रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स का ऐसा मटेरियल तो देखने को नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात, आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही मल्टीपल रिसोर्सेज से, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स थे, मैंने कंसल्ट कर करके आपके पास एक चीजें बता रहा हूं, बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके आपके पास आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आप तक है, आप इसमें से कितना समझ लेते हैं, कितना याद रख लेते हैं, वो आप तक है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स को कंसल्ट करता हूं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप इसी पे मतलब फोकस करें, तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज हमने इसको पहला लेक्चर पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। वो क्या था, जेके एसएसबी ने पूछा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब कल से हम इंशाल्लाह हमारा लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा हमारा कंज्यूमर एनालिसिस पे। क्या रहेगा सर जी? कंज्यूमर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1 उसमें पढ़ोगे आप डिमांड एनालिसिस। ये जो आपके पास है ना डिमांड एनालिसिस, जो आपके सिलेबस में है। सर जी उसमें क्या पढ़ना है? और कंज्यूमर एनालिसिस में उसमें पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, और सर जी उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना है इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये सारा आपको किसमें पढ़ना है? और एक और चीज पढ़ना है, चौथा चीज वो मैं भूल गया यहां पे लिखना, वो भी आप पढ़ना है हमें, लॉ ऑफ मार्जिनल, सॉरी वो तो इसमें आएगा, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब जब हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर, ये हमारे, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 का नाम मैंने रख लिया है कंज्यूमर एनालिसिस, क्योंकि ये सारी चीजें कंज्यूमर के रिलेटेड है। इस कंज्यूमर एनालिसिस को पढ़ने के बाद हमारे 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे जेके एसएसबी के सिलेबस के हिसाब से। 2 चैप्टर्स हमारे 2 लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये हेल्पफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, इसको आप रिकमेंड कीजिए, और उनको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी सेंड कीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंचे। तो मेरा काम तो ये है कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जेके एसएसबी को प्रिपेयर कर रहे हैं, जेएंडके के जो भी जाए, कश्मीर का चाहे मेरे डिस्ट्रिक्ट का चाहे आउटसाइड जो भी जहां पर भी है, मैं हर एक की हेल्प करना चाहता हूं इस कोविड के जमाने में। लेकिन अब आप तक भी है, आप मेरी इस हेल्प को हर किसी के पास पहुंचाओ, हर किसी, ये आपका काम है, आपका ये फर्ज बनता है कि हर किसी तक हम इसको पहुंचाए। तो चलिए हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, नए चैप्टर के साथ, बहुत ही डिटेल्ड वे में, अच्छे अंदाज में हम इकोनॉमिक्स को और दूसरे लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में इंशाल्लाह। आप बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।